के साथ बोलना चाहूँगा। बूंद बूंद से सागर बढ़ता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से बांधा मोती मोटी सुंदर साथ बने। तो प्यारे साथों, जैसे कि हम आप रोज एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो एक एक करके आप पूरे सिलेबस को करते हैं। आप किसी प्रकार करते रहिए, लेकिन ज़्यादा आपको कहता हूँ इकोनॉमिक्स चैप्टर जैसे इसमें आप देखिए, ये दे रहा है लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिक्स, जो सांख्यिकी की सीमाएं हैं। हमारा टॉपिक है सांख्यिकी की सीमाएं में आधुनिक युग में सांख्यिकी ने अध्ययन के सभी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। परंतु इस शास्त्र की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें ध्यान में रख करके ही इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो सांख्यिकी है उसको बड़ा ध्यान में रखने हेतु किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। योजनाओं के अनुसार सांख्यिकी को अनुसंधान का एक मूल्यवान संसाधन समझना चाहिए, परंतु इसकी कुछ गंभीर सीमाएं हैं जिन्हें दूर किया जाना संभव नहीं है। सांख्यिकी की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं निम्नलिखित हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले कौन कौन सी सीमाएं हैं। नंबर 1, सांख्यिकी और केवल संख्यात्मक तत्वों का अध्ययन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा, सांख्यिकी केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन करती है जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है, यानी जिनको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उनका सांख्यिकी अध्ययन करते हैं। जिनको हम संख्या में नहीं सकते उनका अध्ययन नहीं करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वजन, ऊंचाई, लंबाई, आयु आदि। इसके अंतर्गत गुणात्मक तत्वों जैसे ईमानदारी, मित्रता, बुद्धिमत्ता, देश प्रेम आदि का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा है केवल समूह का अध्ययन। सांख्यिकी एक इकाई का अध्ययन करती हुई समूह का अध्ययन करती है। सांख्यिकी के अंतर्गत संख्या के समूह का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि राम की प्रति माह आय 10,000 रुपये है तो इसका सांख्यिकी के अध्ययन नहीं किया जाता। तो यह कहा जाए कि राम की आय 10,000 है और श्याम की आय 15,000 है, तो इनमें हम तुलना भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। मोहन के 12,000, हम इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं, तो इसको सांख्यिकी कहेगा। यदि भी है तो उसको सांख्यिकी नहीं कह सकते। ये ध्यान रखने वाली बात दो बड़ी हमने पहले पढ़ी थी कि वो आपको में होनी चाहिए, दूसरी बड़ी थी कि वो समूह में होनी चाहिए। तीसरी जो है वो है आप उपाय से जाते हैं आवश्यक शर्त। आपको अंतर सांख्यिकी यदि आपको तुलना करने के लिए आवश्यक शर्त है कि जो आपने कृत आपने किए हैं वह एक ही गुण के हों या प्रकट करने वाले हों, भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों को प्रकट करने वाले आंकड़ों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, यदि कपड़े अनाज के उत्पादन की मात्रा के अनुसार तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि कपड़े का मीटर में मापेंगे और अनाज को आप किलोग्राम में मापेंगे या किलोग्राम में मापेंगे, क्योंकि कपड़े को मीटर में तथा अनाज को टन में व्यक्त किया जाता है। इसके प्रति उत्पादन की मात्रा के बजाय उत्पादन की मूल्यों का संभव है। इसके साथ हम आगे चलते हैं। परिणाम केवल औसतन सत्य से होते हैं। ये भी इसकी सीमा है कि सांख्यिकी के नियम केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं, लेकिन प्रवृत्ति को ही प्रकट करते हैं। भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की तरह सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। उदाहरण के लिए हम यह कहा जाए कि भारतीय प्रतियोगिता है वो 32,000 प्रति वर्ष है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 32,000 है। कुल मिलाकर के औसतन कुछ व्यक्ति की आय से अधिक भी हो सकती है और कुछ व्यक्ति की आय से कम भी हो सकती है। यह कथन केवल एक औसत के लिए सही है। और अगर आप देख सकते हैं इसकी बिना संदर्भ के निष्कर्ष पर बोल सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हमने लिए हैं वो किसी संदर्भ में ले रहे हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं। सांख्यिकी के निष्कर्षों से भले प्रकार से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी परिस्थितियों का विज्ञान किया जाना चाहिए जिनमें निष्कर्ष निकाले गए हैं, अन्यथा वह ऐसे कैसे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कपड़े के व्यवसाय में लगे एक बंदा 3 वर्षों का हमने लाभ क्रमशः 1,000 रुपये, 2,000, 3,000 और इसके विपरीत किसी तरह एक दूसरी फर्म का 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 3,000, 2,000, 1,000, दोनों बहुत से निकालेगा आपका 2,000 है। इससे परिणाम निकाला जाए कि दोनों का व्यवसाय एक ही अवस्था में है, पर यह गलत होगा, क्योंकि संदर्भ में देखा जाए तो
हम कह सकते हैं कि पहले क्रम का लाभ और परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है, जो कि दूसरी का घटता जा रहा है, लेकिन वो एक दिया था। तो इसलिए ये भी शर्त जरूरी है। जो छठी शर्त है वो केवल विशेषण के द्वारा है, क्योंकि आप कहते हैं कि विशेषण के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए, आम आदमी की बात नहीं है। शांति का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों के लिए ही किया जाना चाहिए जिन्हें शांति के नियमों से सिखाना है। साधारणतः व्यक्ति शांति का प्रयोग नहीं कर सकते, वे गलत से निकाल सकते हैं। और अयोग्य व्यक्ति मनुष्य के हाथ में वो दूसरे प्रकार जिस प्रकार अयोग्य डॉक्टर के हाथ में दवाई के समान है, जिनका सदुपयोग की वजह दुरुपयोग की आसानी से अनजाने में हो सकता है। यूर और पिंगल के शब्दों में अयोग्य मनुष्य के हाथ में शांति की विधियां सबसे भयानक किया, क्योंकि वह सदुपयोग की वजह से दुरुपयोग हो। उसी प्रकार आदमी जैसे चाकू है, एक समझदार आदमी चाकू से सबसे काटता है, जबकि ऐसे जो ज्ञान नहीं है कि चाकू चोट में मारता और मुझे काट सकता है, किसी दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 7, दुरुपयोग संभव। शांति द्वारा गलत बात को भी सही साबित किया जा सकता है। आंकड़ों के संबंध में कहा जाता है कि समग्र गिरी मिट्टी के समान है, जिन्हें आप डायरेक्ट स्थान में मूर्ति बना सकते हैं। अर्थात ये प्रयोग करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का उपयोग करता है, आंकड़ों का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग। आंकड़े ना ही उपयोग आंकड़े बुरे होते हैं और नहीं अच्छे होते हैं, ये तो डिपेंड करता है प्रयोग करने पर। अगला है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेटिक्स, शांति की अविश्वसनीयता। कुछ लोग शांति के बजाय विश्वास करते हैं। शांति अविश्वास के संबंध में निम्नलिखित कथन कहे जाते हैं। निम्नलिखित शांति झूठ का दरमुश है, शांति झूठ की तंतु है, और शांति कुछ भी सिद्ध कर सकती है, शांति कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकती। ज़्यादा लोगों का विचार है शांति गिरी मिट्टी के समान वे देवता स्थान जो इच्छा जिसकी जैसी इच्छा वैसे बना सकते हैं। और डिजाइनी नाम के शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया कि झूठ 3 प्रकार का, झूठ सफेद झूठ तथा शांति अर्थात झूठों का भी झूठ शांति। ये तो डिपेंड करने वाला शांति के प्रति अविश्वास होने का मुख्य कारण यह है कि अधिकतर लोग आंकड़ों पर सहज विश्वास कर देते हैं, इसलिए कुछ व्यक्ति इस विश्वास का फायदा उठाने के लिए आंकड़ों का उपयोग भी कर लेते हैं। इससे निकाला जा सकता है और गुमराह कर सकते हैं। तो ये शांति के प्रति विश्वास नहीं करने का नाम बताया आपको। संख्या सिंधु में एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बढ़ाया जा सकता है और सही आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि आंकड़े बढ़ाने वाला सेंसिटिव ना हो। ठीक है, और जब आंकड़ों का संकलन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाता है तो परिणाम भी समझता है, बल्कि निष्कर्ष है। अर्थात जैसे आंकड़े को परिणाम वैसा ही नहीं मिलेगा। इसके फलस्वरूप लोगों का विश्वास नहीं रह जाता है। यदि उपरोक्त तत्वों को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आंकड़ों का ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो इसमें शांति विशेष शामिल का दोष नहीं है, क्योंकि ये तो उपयोग करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कोई दोष नहीं है, उसने कैसा उपयोग किया है। ये दोस्तों लोगों का जो आंकड़ों का गलत संकलन करते हैं या उनसे गलत निष्कर्ष समझाते हैं। आंकड़े से कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते, वे तो शांति के हाथ में है, औजार मात्र है। शांति सिर्फ आदमी के हाथ में औजार मात्र है। यदि शांति भी उनका गलत उपयोग करता है तो दोष उस शांति का नहीं है, आंकड़ों का कोई दोष नहीं है। उदाहरण क्या? उदाहरण के लिए योग्य चिकित्सक रोग के अनुसार दवा का प्रयोग करके रोगों को दूर भी कर सकता है, परंतु अयोग्य डॉक्टर के हाथ में यदि पढ़कर वही दवा से पहले का काम भी कर सकते हैं। दवाई वही एक ही है, दवाई में प्रयोग करने वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसका प्रयोग कर सके ठीक ढंग से क्या नहीं। इसमें दोष दवा का नहीं, दोष दवा का कुछ नहीं है, बल्कि दवा अयोग्य चिकित्सक का है। इसी प्रकार गलत निष्कर्ष निकालने से आंकड़ों ऐसा का कोई दोष नहीं होता, बल्कि प्रयोग आंकड़ों निकालने वाला दोष। वास्तव में आंकड़ों को न तो बिना सोचे समझे भरोसा लेना चाहिए और न ही उन पर अविश्वास करना चाहिए। आंकड़ों का प्रयोग करते समय सतर्कता और सावधानी से काम लिया जाना चाहिए। के अनुसार लेखा शास्त्री में सांख्यिकी विज्ञान का अत्यंत उपयोगी सेवक है, परंतु इसका मूल्य केवल उन्हीं के लिए है जो इसका उचित उपयोग जानते हैं। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में हम अपना पॉइंट बनाकर इस विश्वास को दूर कर सकते हैं। सांख्यिकी की सीमाओं की ओर ध्यान। सांख्यिकी प्रयोग करते समय हमें सांख्यिकी की सीमाओं का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आंकड़ों का एक रूप और सजातीय का होना। आंकड़े जैसे तो निष्कर्ष भी ठीक नहीं है। पक्षपात रहित अनुसंधान करता को पक्षपात रहित होना चाहिए।
उसे केवल उचित आरोपों का ही प्रयोग करना चाहिए तथा उनसे बिना किसी पक्षपात के निष्कर्ष निकालना चाहिए। आगे यह वही पॉइंट फिर आपका दोबारा से दोहराया जा रहा है, पक्षपात रहित। और लास्ट है विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। संख्या का प्रयोग केवल विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिससे गलतियां होने की संभावना कम हो जाए। अंत में यदि उपरोक्त में से कोई शंका या सवाल आपका फिर भी रह गया था तो कमेंट में लेकर उससे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आती है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंधुओं इससे मेरा सहयोग पड़ता है। छात्रों यदि आप मोटिवेट करने के लिए कमेंट में जवाब देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।